हेलो दोस्तों, हम लोग बैक के क्लास में पढ़े थे वर्ण विचार। क्या पढ़े थे? वर्ण विचार पढ़े थे। और वर्ण विचार में आप लोग देखे थे कि वर्ण जो था वो आपको दो तरह का था। एक था स्वर वर्ण और दूसरा था व्यंजन वर्ण। और यदि हम बात करें वर्ण विचार में तो हम लोग पढ़े थे कि स्वर वर्ण जो होता है वह बिना किसी वर्णों की सहायता से उच्चारण किया जाता है। जैसे कि आप देखे थे स्वर वर्ण की संख्या 11 थी और उन 11 के अंतर्गत अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, तुर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ इतना आपको स्वर के अंतर्गत आता था। फिर आगे हम लोग पढ़े थे कि स्वर जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हरस स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपको पुल्लित स्वर। हरस स्वर के अपेक्षा दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। अर्थात हरस स्वर को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उससे 2 गुना समय किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में लगता है। और जानते हैं हरस स्वर में 1 मात्रा होती है जबकि दीर्घ स्वर में 2 मात्रा होती है। और दीर्घ स्वर से भी अधिक मात्रा होती है पुल्लित स्वर में। ठीक है। और पुल्लित स्वर के अंतर्गत जो आता है, जो एक बेस्ट उदाहरण है ओम, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा को जाने थे बैक के क्लास में कि वर्णों के समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद साथ पढ़े थे आप कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ये हम लोग कल पढ़े थे। इसके बाद या भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी हम लोग वर्ण कहते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़े थे व्यंजन के बारे में। और व्यंजन में हम लोग यह देखे थे कि जो वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारण की जाती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी थी? 33 थी। यानी कि कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे एक अयोगवाह पढ़े थे। ठीक है। तो अयोगवाह में हम लोग देखे थे कि अयोगवाह जो है ग्रामर का एक अपना भाग है। अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार आता है और चंद्र बिंदु आता है और विसर्ग आता है। ये 3 चीज़ आता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग आज के क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। क्या पढ़ने हैं? शब्द विचार। यानी कि आज हम लोग जो भी विचार करेंगे वो किस पर विचार करेंगे? शब्द पर। बहुत अच्छा। यानी कि आज हम लोग शब्द पर विचार करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं शब्द के बारे में कि आखिर शब्द किसे कहते हैं। कल के क्लास में हम चर्चा किए थे कि वर्ण को मिलाने से जो समूह प्राप्त होता है, वर्ण को मिलाने से जो समूह प्राप्त होता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। उदाहरण दिए थे आ और म। इस दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है? आम बनता है, जो कि एक शब्द कहलाता है। लेकिन यदि आ अलग है और म अलग है तो वो वर्ण कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? चलिए चलते हैं आगे। लिखा है शब्द किसे कहते हैं। तो ध्वनियों के सार्थक योग को ही हम लोग शब्द कहते हैं। अब देखिए जरा शब्द पर ध्यान दीजिए। ध्वनि तो कल के क्लास में पढ़े थे। ध्वनि मतलब वर्ण। ध्वनि मतलब वर्ण। जैसे कि आम है, आम में हम लोग लिखते हैं आ और म, ये हो जाता है आम। लेकिन आम को अगर हम लिख दें म और आ तो क्या हो जाएगा? म आ। अब म आ का मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब है? नहीं है। इसका मतलब वो सार्थक है कि निरर्थक है? बिल्कुल वो निरर्थक है। इसलिए याद रखिए कि ध्वनि के सार्थक मेल जब होंगे तो उसे ही शब्द कहेंगे। जब ध्वनि का निरर्थक मेल होगा तो उसे हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही लिखा है कि ध्वनियों के सार्थक योग को या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द का अंग्रेजी वर्ड्स होता है। क्या होता है? वर्ड्स होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। लिखा है कि अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अब बच्चे इसमें भी बहुत फंसते हैं, इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा किसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं? अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं। अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। कैसे कैसे शब्द होते हैं? अर्थ के आधार पर जो आपको शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सार्थक और दूसरा होते हैं निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सार्थक और एक निरर्थक। ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। लिखा है कि अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं पर्यायवाची होते हैं और विलोमार्थी होते हैं, एकार्थी होते हैं और अनेकार्थी के होते हैं। ठीक है। अनेकार्थी थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए। इस लाइन का मतलब, ये लाइन आपको मतलब एग्जाम व्यू से उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन समझ लीजिए। देखिए आप जैसे पढ़ते होंगे जल का क्या होता है? पर्यायवाची नीर होता है। तो वो भी एक शब्द है और वो भी एक शब्द है। कहने का मतलब कि शब्द को जो हम लोग पढ़ते हैं, शब्द को जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस किस रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि आप जल को देखते हैं
तो मतलब ये हुआ कि हम जहाँ बात कर रहे थे पानी पर, देखिए आप पानी को किस किस रूप में देखते हैं? आप बर्फ़ के रूप में देखते हैं जी, है ना, ओस के रूप में देखते हैं, अच्छा भाप के रूप में देखते हैं। तो ये सब किसका रूप है? पानी का ही रूप है। तो वही बात करता है कि आप जो शब्द पढ़ते हैं व्याकरण में वो किस किस रूप में पढ़ते हैं। तो आप पर्यायवाची के रूप में पढ़ते हैं, आप अनेकार्थी के रूप में पढ़ते हैं, आप विलोम शब्द के रूप में पढ़ते हैं। बताइए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? वही बात तो लिखा है कि अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं भाई? तो पर्यायवाची होते हैं, विलोमार्थी होते हैं, एकार्थी होते हैं और अनेकार्थी होते हैं। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप लोग। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये है कि ध्वनियों के सार्थक योग को हम लोग शब्द कहते हैं, इसमें यही महत्वपूर्ण है, ये लाइन महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आ गया? अब देखिए सार्थक मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अभी जस्ट उदाहरण दिए थे कि आम लिखते हैं आ और म, तो आम ये सार्थक हुआ, और उसी को उल्टा कर देते हैं म और आ, तो ये क्या हो गया? ये निरर्थक हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं पद शब्द। पहले हम लोग पढ़ लिए और उसमें जो उदाहरण की दृष्टि से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क है, अ है, म है और फिर ये अ है और ल है। इस सब को मिला करके बन गया कमल। क्या बन गया? कमल बन गया। तो ये आपको जो है एक सार्थक योग था, सार्थक मेल था, इसलिए हम लोग इसको शब्द कह सकते हैं। तो बताइए शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही, ध्वनियों के सार्थक मेल को या ध्वनि के सार्थक योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, इस उदाहरण को याद रखना उतना आवश्यक नहीं है, इसको मत याद रखिए। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। आगे चलिए, लिखा है पद। अब पद को भी हम लोग जानेंगे। शब्द के जैसे लिखा है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है वे पद कहलाते हैं। सही बात है, आप पढ़े होंगे कबीरदास की उल्टी वाणी पहले खानी तब नहानी। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं, मेरे बातों को जरा समझ लीजिए, अगर आम है तो वह एक शब्द है, और उस आम को अगर किसी वाक्य में रख दिए, जैसे कि राम आम खाता है, तो वहाँ पर आम क्या कहलाएगा? वहाँ पर पद कहलाएगा। लेकिन वही आम अकेला है तो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। बात को समझ में आ गया? बात समझ में आ गया होगा। तो अभी जस्ट पढ़े कि यदि शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पद। देखिए यहाँ पर लिखा है जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है उसे हम लोग पद कहते हैं। ठीक है ना? और लिखा है रचना के आधार पर पद जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है युगरूढ़। तो आपको देखिए ये हम अंडरलाइन किए हुए हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और साथ में इसको भी याद रखिएगा कि रचना के आधार पर बच्चे बहुत फंसते हैं, तो इसको याद रखिएगा। र च ना, क्या लिखा हुआ है? र च ना। इसमें 3 गो ध्वनि आ रहा है, 3 गो वर्ण आ रहा है, इसलिए याद रखिएगा कि रचना के आधार पर जो पद होंगे क्या होगा? पद। पद जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, एक होगा रूढ़, एक होगा यौगिक और देखिए ऐसे याद कीजिए, रूढ़ तब वहीं पर बगल में ले लीजिए योग रूढ़, तभी याद आएगा योग से यौगिक। बताइए कैसा बोले? रूढ़ योग रूढ़ यौगिक। फिर से बोलिए रूढ़ योग रूढ़ यौगिक। चलिए याद हो गया, समझ में आया। तो अब चलते हैं फिर से एक बार हम लोग शब्द भेद पर अध्ययन करते हैं। शब्द भेद के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर किस दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इससे पहले अभी जस्ट पढ़े थे कि अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? देखिए अर्थ में 2 ही वर्ण है जी। अर्थ में कितना वर्ण है? 2 वर्ण है, 2 ध्वनि है, इसलिए याद रख लीजिएगा। अर्थ में 2 वर्ण है, इसलिए आपको इसके 2 भेद होते हैं। किसके? शब्द के। शब्द के 2 भेद होते हैं, किसके हिसाब से? अर्थ के हिसाब से। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। याद हो गया होगा शायद। चलते हैं अगले भेद पर। लिखा है उत्पत्ति की दृष्टि से। किसके दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से। अब देखिए उ त प ति 4 गो वर्ड नहीं, मतलब लेटर आ रहा है, वर्ण आ रहा है, तो 4 लेटर है, तो इसलिए उसी टिक में याद कर लीजिए कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। और ऐसा प्रश्न पूछने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है, क्योंकि उनको पूछने में बहुत हल्का महसूस होता है कि कितने भेद होते हैं। अब बच्चे इसमें फंसते जाते हैं। ठीक है ना? तो उत्पत्ति के दृष्टि से अगर कहे उत्पत्ति, तो याद कर लीजिएगा कि उत्पत्ति में 4 गो लेटर है, इसलिए 4 गो भेद होंगे। और कौन कौन होंगे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। विदेशज या विदेशी। ठीक है, फिर से बोलिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी। विदेशज या विदेशी, उसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए कि अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2। ट्रिक क्या बताया है? अर्थ में 2 वर्ण है, इसलिए अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। अब बताइए कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। और कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, फास्टली बोला कीजिए। अब आगे है रूप की दृष्टि से। अब देखिए रूप में भी 2 लेटर है,
रूप क्या है, 2 लीटर है इसमें, तो इसलिए 2 लीटर है, तो इसमें आगे एगो आ गया। देखिए अगर जो हम किसी को कहेंगे कि जरा आप मेरा रूप देखिए तो मेरा रूप कैसा है, तो आप कहिएगा कि एकदम बेकार। क्या कहिएगा, एकदम बेकार। तो बेकार से याद आ जाएगा भिखारी। भिखारी। ठीक है, तो इसलिए फंसिएगा मत कि अगर पूछेगा कि रूप परिवर्तन की दृष्टि से, किसके दृष्टि से, रूप परिवर्तन की दृष्टि रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, 2, और कौन कौन से हैं, भिखारी और भिखारी। ट्री क्या बताए थे, रूप में रूप 2 के बारे में आना। पूछेंगे तो क्या कहिएगा, बेकार है, तो बेकार से भिखारी। ठीक है, तो बताइए अब शायद फंसना नहीं चाहिए। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 2, कौन कौन, सार्थक निरर्थक। अब बताइए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने 4, भेद, कौन कौन सा है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। अब बताइए रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 2, कौन कौन से। भिखारी और भिखारी। चलिए हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। चलिए अब चलते हैं हम लोग सार्थक शब्द क्या होता है उसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। तो देखिए जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकल जाए उसको हम लोग सार्थक कहेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कमल, कमल का मतलब जैसे ही कमल बोले आप समझ जाएंगे कि अरे यार ये तो फूल का नाम है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकला, तभी तो आप समझ गए कि ये सही है और इसका अर्थ कुछ ना कुछ निकलता है। तो वही बात है, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कि कमल और उस फिर दूसरा है कलम। अगर इसी को उल्टा कर दीजिएगा, कमल को तो कीजिए ल म क लमक, लमक मतलब क्या होता है, अर्थ नहीं निकले, अर्थ नहीं निकलता है। तो वही है, जिसका अर्थ निकल जाए उसको हम लोग सार्थक कहेंगे, जिसका अर्थ नहीं निकले उसे निरर्थक कहेंगे। बात समझ में आ गया ना। जिन शब्दों का कुछ अर्थ कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे सार्थक, जिन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं हो उसे निरर्थक कहेंगे। जैसे कि देखिए उसी को उल्टा दिया है ल म क, तो देखिए ल म क कर दिया है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो निरर्थक किसे कहेंगे, जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे हम लोग तत्सम के बारे में। तो देखिए संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत का, किसका, संस्कृत का अगर कोई वर्ड आए, जैसे कि अगर आपको कहीं पर आ जाए पत्र, है ना, हम लोग पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं बताइए, पत्रानी बोलते हैं ना, या वृक्षानी पत्रानी पतंती, मतलब वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षानी पत्रानी पतंती मतलब वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर देखिए पत्रानी आ गया, मतलब पत्र आ गया ना। जो शब्द संस्कृत में यूज हो वो तत्सम होगा। ये गांठ बांध लीजिए आप लोग, बस इतना बात याद रखिए। जो संस्कृत में यूज हो वो आपको क्या आ जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है संस्कृत के शुद्ध शब्द को तत्सम कहते हैं, जैसे कि अग्नि। अब बताइए आप जो बोलते हैं अग्नि संस्कृत वर्ड, आग बोलते हैं कि अग्नि बोलते हैं, आग बोलते तो बताइए आग क्या होगा, तत्सम के तद्भव होगा। और बिल्कुल हाँ, तो तत्सम जो है आपको संस्कृत में जो यूज होता है वो आपको तत्सम होता है। जैसे कि सूर्य है, चंद्र है, रात्रि है, ये सब आपको क्या हो गया, संस्कृत का शब्द है, ये आपको क्या है, तत्सम है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए सूर्य और चंद्र तो याद रहबे करेगा आपको। क्यों याद रहेगा, क्योंकि जब सूर्य याद है, सूर्य और चंद्र तो यूनिक है ना। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपको तत्सम है। बात समझ में आ रहा है, तो सूर्य और चंद्र जो है वो तत्सम है। रात्रि जो है यह भी आपको क्या है, तत्सम है। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आ जाइए आपको अग्नि तत्सम है। लेकिन अगर हम बात करें आग का, किसका बात करें, आग का, तो आग बोलचाल में पाया जाता है। आग हम लोग संस्कृत में यूज नहीं करते हैं, अग्नि हम यूज करते हैं। तभी तो हम लोग रामायण महाभारत देखते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, अग्नि देवता बोलते हैं कि आग देवता, अग्नि देवता बोलते हैं। इसलिए याद रखिए कि अग्नि जो है वो क्या है, तत्सम। सूर्य क्या है, तत्सम। चंद्रमा क्या है, तत्सम। रात्रि क्या है, तत्सम। प्रातः क्या है, तत्सम। और सुबह क्या है, तद्भव। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप लोग इसे पकड़ सकते हैं। अब आगे अगर हम चलें तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं तद्भव के बारे में। लिखा है कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तन हो गया हो। बिल्कुल सही है। संस्कृत का कोई ऐसा शब्द जो हिंदी में आकर के उसका रूप बदल गया। जैसे संस्कृत में हम कहते थे अग्नि और हिंदी में आकर के हम लोग क्या बोलते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही बात है कि उसका रूप बदल गया, तो इसलिए अग्नि जो है वो आपको तत्सम है, जबकि आग जो है वो आपको तद्भव है। ठीक है। सूरज जो है हम लोग बोलते हैं, तो ये जो है आपको तद्भव हो गया। चांद जो है तद्भव है। रात जो है तद्भव है, लेकिन रात्रि, सूर्य, चंद्र, बात समझ में आ गया ना। ये संस्कृत वाला जो आपको आएगा वो तत्सम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलिए बात करते हैं हम लोग देशज पर। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर देशज क्या होता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ाने से पहले एक बात बता दीजिए आप लोग कि देशज जो है वह शब्द का कौन सा भेद है, अर्थ की दृष्टि से या
रूप की दृष्टि से या उत्पत्ति की उत्पत्ति की दृष्टि से? बिल्कुल सही, ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं देशज नहीं। तो देखिए जो शब्द क्षेत्र कह रहा है कि जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो। अब देखिए एक बात बताते हैं, कहता है कि जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो, मतलब जो शब्द किसी मतलब कहने का मतलब जो शब्द जो है ना खास क्षेत्र में जो बोला जाता है। जैसे कि अगर मान के चलिए हम लोग बोलते हैं लड़की को, अगर यूपी एरिया में चले जाएंगे आप तो वहाँ पर बोला जाता है जैसे बबुनी बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब जैसे बीबी को क्या बोला जाता है बताइए? वो मेहरारू बोला जाता है। तो ये सब जो ये हुआ किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग देशज कहते हैं। अगर ये समझ में नहीं आए तो बस ये याद रखिएगा, जो अपने देश में बोला गया हो उसको हम लोग देशज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में है आपको चिड़चिड़ाना, पगड़ी हम लोग ही यूज़ करते हैं अपने देश में ना, इसका इतराना, ये सब आपको देशज है। अब हम लोग बात करते हैं विदेशज पर। हिंदी भाषा में जो शब्द अन्य विदेशी भाषाओं से आ गए हैं हिंदी भाषा में, चलिए अब हम बात करते हैं। आपको देशज तो समझ में आ गया होगा, और देशज के अंतर्गत जो 3 उदाहरण है इसको भी याद रखिएगा। जैसे कि चिड़चिड़ाना जो है, पगड़ी और इतराना, ये आपको देशज है। ठीक है, और देशज का परिभाषा समझिए ना, जो शब्द देश के भाषा में बोला जाता है ना, जो शब्द अपने देश में बोला जाता है, जो शब्द अपने देश में सुनते हैं बोलते हैं उसे हम देशज कहते हैं। ठीक है, अब है विदेशी। हिंदी भाषा में जो शब्द अन्य विदेशी भाषाओं से आए हैं हिंदी भाषा में, किसमें? हिंदी भाषा में बहुत सारा ऐसा शब्द है जो रहता है अंग्रेजी, और आप उसको बोलते लिखते हैं, आप बोलते भी हैं किसमें? तो हिंदी में। देखिएगा जो निरक्षर लोग सब भी रहते हैं वो बोलते हैं कि स्कूल नहीं गया तुम, लेकिन स्कूल का हिंदी क्या होता है वो पता नहीं रहता है। स्टेशन पर जा रहे हैं हम, बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ऐसे बोलता है। कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन पर। बैंक जा रहे हैं, मोबाइल लाओ। कंप्यूटर कहाँ है? लेकिन क्या है कंप्यूटर सब क्या है? इंग्लिश वर्ड है। स्टेशन क्या है? इंग्लिश वर्ड है। स्टेशन का हिंदी क्या आता है? ध्रुव शतक विश्रामालय। बात समझ में आ रहा है? कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सब आम भाषा में क्या बोलता है? कंप्यूटर, स्कूल, स्टेशन, बटन। ये शर्ट में बटन लगा हुआ है। शर्ट में क्या लगा हुआ है? बटन। जानते हैं इस बटन को सब बटन ही कहता है। इसका हिंदी क्या होता है? अस्त व्यस्त नियंत्रण। बताइए। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो शब्द जो है हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है, जो विदेश से आया है और वो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है, उसे ही हम लोग कहते हैं विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि स्कूल है, जैसे कि आपको बैंक है, रेल है, ट्रक है ना, शर्ट है, पैंट है। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपको विदेशी शब्द है। अब आगे हम बात करते हैं विकारी पर। तो बताइए कि विकारी और अविकारी शब्द के किस आधार पर जो है बांटा गया शब्द को? रूप परिवर्तन। बिल्कुल, रूप परिवर्तन के आधार पर बांटा गया है। तो विकारी के बारे में आप समझिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, पढ़ता, वह, गोरा। देखिए शब्द बड़ी आसान है, ये परिभाषा बड़ी आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। विकारी मतलब क्या है कि जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर, किसके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर। देखिए लिंग, वचन और कारक आदि के आधार पर जिसमें बदलाव आ जाए। जैसे कि बताते हैं, आप सिंगल लड़की हैं तो हम आपको कहेंगे लड़की। अगर यहाँ पर 4 लड़की है या एक लड़की मतलब एक लड़की से अधिक है तो हम लोग बोलेंगे लड़कियाँ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी कुछ बच्चे अगर बाहर में खेलते रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि बच्चे खेलते हैं। अगर एक ही बच्चा खेलेगा तो हम लोग बोलेंगे बच्चा खेल रहा है या बच्चा खेलता है। तो बताइए, बच्चा अभी बच्चे ही बन गया और बच्चा भी बन गया। लड़की जो है वो लड़की भी बन गई, लड़कियां ही बन गई। कहने का मतलब यहाँ पर किसके हिसाब से चेंजिंग हुआ? वचन के हिसाब से। अगर एक आदमी था तो एक वचन, एक से अधिक था तो बहुवचन। एक लड़की थी तो लड़की, और बहुते लड़की थी तो लड़कियां हो गया। एक से अधिक थी तो लड़कियां हो गया। लड़का रहेगा तो लड़का भी बदल जाता है। ये लड़का जो वर्ड है वो बदलता है किसके हिसाब से? वचन के हिसाब से। अगर एक से ज़्यादा बच्चा है तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लड़की बोलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यानी कि जो शब्द लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर बदलता रहे, अदला बदली होता रहे, उस शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी। उसे हम लोग कहते हैं आपको विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि लड़का और लड़का बदल के हो जाता है लड़के। पढ़ता है, पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
वह बदल के हो जाएगा, जैसे कि अभी है वह पढ़ती है, वहाँ पर 2-3 लड़की हो जाएगी तो हम नहीं बोल सकते वह लड़की है, तो बोलेंगे वे पढ़ती है, वे पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? गोरा, गोरे, गोरी। अब गोरा से कभी कभी गोरी भी बदल सकता है ना, तो गोरा से गोरी हुआ किस आधार पर? सोच के बोलिएगा। नहीं, लिंग के आधार पर, क्योंकि गोरा होगा तो लड़का और गोरी हो गई तो लड़की, तो किसके आधार पर चेंज हो गया? यानी कि जो शब्द लिंग, कारक और वचन के आधार पर बदल रहे हो तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। उदाहरण में देख लिए आप, लड़का है, पढ़ता है, वह है और गोरा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला है अविकारी। अब हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पर लिखा है अविकारी। देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा भी थिंकिंग पावर है तो थोड़ा सोचिए, विकारी में क्या था? लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलता था, और इसमें क्या होगा? इसमें नहीं बदलेगा। उल्टा कर दीजिए ना। नहीं समझ में आया? लिंग, वचन, कारक के आधार पर नहीं बदलेगा, जो नहीं बदले उसे हम अविकारी कहेंगे। तो लिखा है जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं हो उसे हम लोग कहेंगे अविकारी। जैसे कि धीरे धीरे, अगर यहाँ पर कोई लड़का 10 गो लड़का है तो वहाँ बोलेंगे ए बच्चे धीरे धीरे तुम लोग क्रिकेट खेलो। अगर एक बच्चा है तो हम उसको ही बोलेंगे कि धीरे धीरे खेलो। मतलब क्या अंतर हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम बोलेंगे तुम तो तेज बहुत हो लेकिन आलसी भी हो। और अगर आप 10 गो लड़कियां हैं, 10 गो बच्चे हैं, तो हम उसको ही बोलेंगे कि तुम लोग तेज तो बहुत हो लेकिन आलसी बहुत हो। तो बताइए, लेकिन कहीं पर बदला है? नहीं। उसमें भी लेकिन रहा और इसमें भी लेकिन वही बात है। तो याद रखिएगा, धीरे धीरे और किंतु, परंतु, ऊपर नीचे, ये सब में क्या होता है? बदलाव नहीं होता है। मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं। बताइए, ऊपर नीचे में कहीं परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? क्या ऊपर को ऊपरी बोल देते हैं, ऊपरा बोल देते हैं? अगर लड़का है तो ऊपरा बोल देते हैं, लड़की है तो ऊपरी बोल देते, नहीं बदलते ना। इसलिए जिसमें आपको लिंग, वचन और कारक के आधार पर अदला बदली संभव नहीं हो उसे ही हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। क्या समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग शब्द को आज जाने हैं। और शब्द की परिभाषा की अगर बात करें तो पढ़े थे कि ध्वनि के सार्थक मेल को या सार्थक योग को हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द को अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक किसे कहते हैं? तो जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकल जाए उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकले उसे हम लोग कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो थे वो 4 प्रकार के थे। तत्सम थे, देशज थे, विदेशज थे, वाचस्पति थे, तद्भव थे। तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में जो संस्कृत का मूल शब्द प्रयोग होता है उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, है कि नहीं? जैसे कि अग्नि है, कज्जल है कि नहीं? ये सब आपको क्या है? तत्सम है। अब आ जाइए आप, जैसे सूर्य है, चंद्र है ना, रात्रि है, ये सब तत्सम है। तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम। तो संस्कृत का जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। या नहीं तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को भी हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे कि रात है, जैसे कि सूरज है, बात समझ, जैसे कि चांद है, ये सब आपको तद्भव हो गया। इसके बाद यदि बात करें तो देशज को, देशज मतलब जो किसी विशेष क्षेत्र में बोला गया हो या जो अपने देश में बोला जाता है, जैसे कि पगड़ी है, चिड़चिड़ाहट है, बात समझ में आ रहा है? इतराना है, ये सब आपको देशज हो गया। विदेशी किसे कहते हैं? तो जो हिंदी भाषा में ऐसा सब जो विदेश से आया हो, जैसे कि स्कूल है, बैंक है, बात समझ में आ रहा है? पोस्ट ऑफिस है, रेल है, ट्रक है, शर्ट है, पैंट है, ये सब क्या है? विदेशी भाषा। ठीक है। अगर हम बात करें उससे नीचे तो विकारी की अगर बात करें तो ऐसा शब्द जो लिंग, कारक और वचन के आधार पर बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, जैसे कि गोरा, बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आपको ये हो जाएगा, आपको जो है सो पढ़ना। ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्रिया हैं जो आपको विकारी में आएंगे। फिर अविकारी की बात करें तो जो आपको लिंग, वचन, कारक के आधार पर अदला बदली नहीं हो, जैसे कि धीरे धीरे, लेकिन, किंतु, परंतु और ऊपर नीचे, ये सब जो है अविकारी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमको कितना समझ में आया, कितना हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। तो बताएंगे आप लोग, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है मस्तक एक शब्द है। क्या है? मस्तक एक शब्द है। और मस्तक कौन सा शब्द है? देखिए प्रश्न को समझिए, क्योंकि ग्रामर में जो क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ रहे हैं परीक्षा में वो मिलने का चांसेस बहुत कम रहता है। मिलता क्या है परीक्षा में? उसका कॉन्सेप्ट मिलता है। क्या मिलता है? कॉन्सेप्ट समझिए। आप बोलिए मस्तक आप बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। लेकिन मस्तक के बदला में क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हैं आप, सर बोलते हैं, यानी कि माथा बोलते हैं। तो माथा कौन सा वर्ड हो जाएगा? तद्भव कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन मस्तक जो है आप पढ़ते हैं, ये भगवान सबका आरती सब पढ़ते होएगा तो उसे मस्तक शब्द का यूज होता है। तो मस्तक संस्कृत का वर्ड लगता है कि नहीं लगता है? तो इसलिए मस्तक शब्द कैसा है? तो तत्सम। बात समझ में आ रहा है? देखिए सार्थक कह रहा है इसमें शब्द कौन सा? देखिए बाय,
बाय नहीं सार्थक है। वाणी, नहीं देखिए बाघ, बाघ, ठीक है, बाघ रहता तो होता वाघ है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए बानी रहता तो होता है, लेकिन यहाँ पर वाणी है, ठीक है ना। और यहाँ पर भात है, भात का मतलब अर्थ निकल रहा है कि चावल होता है खाने वाला, है ना, राइस जिसको कहते हैं, तो ये सार्थक हो गया। अगला है तद्भव। क्या है, देखिए तद्भव जो है आपको बताइए, चंद्र तद्भव है, नहीं, ये तत्सम है। प्रकाश, तत्सम है। तत्सम है। लेकिन रोशनी रोशनी भी तद्भव है, तद्भव। रोशनी तद्भव हुआ ना, हाँ। ठीक है। अच्छा रात्रि तत्सम है, तत्सम है। लेकिन अंधेरा जो है वो आपको तद्भव है। अंधेरा को ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, रात बताइए, अंधेरा को रात नहीं कहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको हम लोग जो है सो तद्भव के अंतर्गत याद रखेंगे कि अंधेरा जो है वो क्या है, तो एक तद्भव है, ठीक है। आगे है आपको विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो अब वही बताइए, विकारी का परिभाषा क्या देखे थे आप, विकारी का जो लिंग, वचन, कारक का कारक। रूप में तो परिवर्तन। बताइए परंतु बदलता है, परंतु नहीं इधर बदलता। देखिए ऑप्शन में देखिए, परंतु बदलता है, नहीं शनि शनि बदलता है, नहीं वाह बदलता है, लेकिन बालक तो बदल जाता है बालक से ना। बालक अगर हो दो क्या होता है, बाल है ना, बाल बालक को नहीं, तो इसलिए याद रखिए विकारी शब्द ये है, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे है निरर्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं अर्थ नहीं हो, तो बताइए दाल का कोई अर्थ है कि नहीं, दाल का तो ये सार्थक है कि निरर्थक। सार्थक रोटी, सार्थक भात, सार्थक। सार्थक ओटी, निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं। कोई अर्थ नहीं है। रोटी ओटी, बात समझ में आ रहा है। भात सात, तो इसमें सात का कोई अर्थ नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अगला है तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए गांव तत्सम है, पाँव, नहीं आँख, नहीं, गृह, गृह जो है आपको तत्सम है, क्योंकि यह संस्कृत में यूज किया जाता है, ठीक है। गृह का हम लोग घर पर बोलते हैं ना, घर, जी ठीक है। अब आगे चलिए, अगला प्रश्न है कि किंतु जो है वह कैसा शब्द है, बताइए। किंतु जो है निरर्थक। वो आ, तत्सम है, नहीं है। तद्भव है, नहीं है। विकारी है, नहीं है। अविकारी, क्योंकि किंतु कभी बदलता है नहीं ना, किंतु लेकिन परंतु, नहीं शने शने, वाह, ये सब नहीं बदलता है ना। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे चलिए, आगे लिखा है कि निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। किंतु अब है देशज शब्द कौन सा है, तो लोटा जो है वो आपको है ना, लोटा आपको क्या है, देशज है। देशज है, ठीक है। अपने देश में यूज करते आगे है कि कौन सा तद्भव नहीं है, तो देखिए दूध जो है तद्भव है, क्योंकि दूध का तत्सम क्या होता है, दुग्ध होता है। क्या होता है, दुग्ध पत्ता का क्या होता है, पत्र होता है। हाथ का क्या होता है, हस्त होता है। क्या होता है, हस्त होता है, ठीक है। लेकिन तात जो है, तात वो आपको तद्भव नहीं है, बात समझ में आ रही है। ये सब तद्भव है, ये सब टोटल तद्भव है, लेकिन ये तात तद्भव को छोड़कर कुछ और भी है। तो इसमें बस इतना ही याद रखिएगा कि दूध जो है वो क्या है, दूध है, तद्भव तद्भव है। अच्छा पत्ता भी तद्भव है, और हाथ जो है वो भी आपको तद्भव है। बात समझ में आ गया। तो कितना सही हुआ है, आपको 1 से लेकर के 9 तक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए।